नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी सावरकर पर राहुल के दांव से घिरी बीजेपी और आरएसएस की, सीईसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में घिरी मोदी सरकार की। जानेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी में किए क्या बदलाव, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कही क्या बात, देखेंगे महाकुंभ में संगम के पानी पर मचे हंगामे को, और बुलेटिन के आखिर में बात रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की बढ़ती उम्मीद को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेरोजगारी पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा रोजगार के लिए युवा जा रहे विदेश, सरकार भटका रही ध्यान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल, कहा क्या ईसीआई को नहीं पता था कि वोट रोका जा रहा है। नई दिल्ली पर भगदड़ से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब। हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से 18 लोगों की गई थी जान। शेयर बाजार में गिरावट, 28 अंकों की गिरावट के साथ 75,939 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 12 अंकों की गिरावट के साथ 22,932 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विनायक सावरकर के मामले में बड़ी राहत मिली है। उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है और अब राहुल गांधी ने सावरकर के इतिहास को देश के सामने लाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने पुणे की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कोर्ट से बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी मार्च 2023 में ब्रिटेन गए थे। इस दौरान लंदन में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में उन्होंने विनायक सावरकर को लेकर कुछ तथ्य रखे थे, जिसको लेकर विनायक सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी ए सावरकर ने राहुल के खिलाफ पुणे में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। पुणे की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने सावरकर पर ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड को सामने रखने के लिए मुकदमे को समन ट्रायल में बदलने की मांग की है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में गहन और विस्तृत बहस की जरूरत है। सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है और न्याय के हित में ये जरूरी होगा कि इस मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए, क्योंकि संक्षिप्त सुनवाई में मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। राहुल की याचिका में कहा गया है कि सावरकर के सच्चे योगदान की जाँच इतिहास के जरिए ही की जा सकती है, जिसका रिकॉर्ड अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी इस मामले में शिकायतकर्ता से व्यापक और गहनता से बहस कर सकेंगे, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को कोर्ट के सामने लाया जा सकेगा। राहुल गांधी की याचिका को लेकर विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने शिकायतकर्ता से अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है। अब ऐसे में अगर समन कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो सावरकर के योगदान की जो कहानी सुनाई जाती है और जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। राहुल गांधी के दाव से बीजेपी चिंता में दिख रही है, तो उसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ा रखी है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मोदी सरकार सुनवाई को टालने की कोशिश करती दिखाई दी, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच किसी और मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने बेंच से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर पहले सुनवाई करने की गुजारिश की, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हूँ, इसलिए इस मामले पर किसी और दिन सुनवाई हो। इस पर प्रशांत भूषण बोले कि मामले को सिर्फ इसलिए नहीं टाला जा सकता कि आपके पास 17 लॉ ऑफिसर्स हैं। वहीं एसजी मेहता का कहना है कि इतना नीचे मत गिरिए। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर आप फ्री हो तो बेंच को सूचित करें, वरना हम देखते हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को प्राथमिकता देते हुए इसकी सुनवाई पहले करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 19 मार्च से पहले सुनवाई नहीं कर सकते, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई तो कोर्ट ने कहा कि हम जल्दी ही तारीख देंगे। बहरहाल, जिस तरह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी और दिन सुनवाई करने की दलील दी है, उससे जाहिर है कि सरकार अदालत में चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उसे सवालों का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार था, लेकिन सरकार की तरफ से एएसजी ही बहस को तैयार नहीं हुए। अब मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी। मोदी सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में घिरती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब बीजेपी के खिलाफ पूरी तैयारी से मैदान में उतर रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ये बैठक प्रमुख तौर पर उन महासचिवों और राज्य प्रभारियों के लिए बुलाई गई थी जिनकी नियुक्ति पिछले हफ्ते हुई, और क्योंकि कांग्रेस संगठन में ये बदलाव बीते विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद हुआ है, ऐसे में इस बैठक में इस मुद्दे पर सभी का जोर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सबसे जरूरी बात जवाबदेही की है। आने वाले चुनाव के नतीजों के लिए शीर्ष पदाधिकारियों को उनके प्रभार वाले राज्यों में जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इन प्रभारियों को हिदायत भी दी कि वो वैचारिक रूप से कमजोर दलबदलुओं से सावधान रहे। खड़गे ने कहा कि हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है, विपरीत हालात में भी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं के सामने सभी चुनौतियों का जिक्र किया, उन मुद्दों को उठाया जिस पर पार्टी आगे काम करेगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों बड़े पैमाने पर चुनाव में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का काम हो रहा है, इस धांधली को हर हाल में रोकना होगा। सीईसी नियुक्ति कमेटी से सीजीआई को बाहर कर दिया गया और अब इस मामले की सुनवाई भी टाल दी गई। राहुल गांधी ने भी कहा कि ऐसी चयन समिति का क्या फायदा जहां आप नेता प्रतिपक्ष का इस्तेमाल सिर्फ प्रमाण पत्र देने के लिए कर रहे हैं। इन बातों के साथ देश के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। खड़गे ने भारतीयों की अमेरिका से वापसी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के बावजूद अमेरिका पहले की ही तरह भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर वापस भेज रहा है। हम पर टैरिफ लगा दिया, पर प्रधानमंत्री ने इसका विरोध तक नहीं किया। खड़गे ने बताया कि हमारा संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, ये अगले 1 साल तक चलेगा। इस बैठक में आने वाले वक्त में पार्टी की रणनीतियों का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया। खड़गे ने पार्टी नेताओं से कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द प्रदेश मुख्यालय से लेकर बूथ तक संगठन को मजबूत किया जाए। साफ है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि कांग्रेस का नया संगठन बहुत ही सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। पार्टी के महासचिवों और राज्य प्रभारियों से खड़गे ने दलबदलुओं से सावधान रहने को कहा है। पार्टी नेताओं से खुलकर अपनी बात रखने को कहा है। वैसे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहा है हाईकोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि सरकार की नीति या उसकी आलोचना की जा सकती है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एक संस्था के रूप में न्यायपालिका की भी आलोचना हो सकती है। कोर्ट ने ये टिप्पणी एएजी मनीष गोयल की दलील के जवाब में दी, जब उन्होंने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार की आलोचना और सरकार के फैसलों की आलोचना के बीच अंतर करने की मांग की। दरअसल यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि जुबैर ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा भड़काने के इरादे से 3 अक्टूबर 2024 को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जुबैर के ट्वीट के कारण गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। दूसरी तरफ जुबैर की तरफ से दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट दिलीप कुमार ने कहा कि जुबैर ने यति नरसिंहानंद के कथित विवादास्पद भाषण का हवाला देकर और उनके आचरण को उजागर करके अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया। और न केवल उन्होंने बल्कि कई नए लेखों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसी मुद्दे के बारे में पोस्ट किया। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 19 फरवरी को भी जारी रहेगी, इसलिए कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी पर भी 19 फरवरी तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है, तो एनजीटी में भी बीजेपी की सरकार घिरती दिख रही है। महाकुंभ के पानी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि संगम का पानी नहाने लायक भी नहीं है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट और योगी सरकार ने एनजीटी में क्या दिया जवाब, देखिए रिपोर्ट। संगम के पानी में प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान एनजीटी यूपी सरकार पर भड़क उठा। दरअसल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि महाकुंभ में संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने कोर्ट में कहा कि सैंपल में जहां से पानी लिया गया वहां का पानी दूषित था। यूपी सरकार की वकील ने कहा कि सीपीसीबी ने टेस्ट रिपोर्ट नहीं लगाई है। यूपीपीसीबी ने भी रिपोर्ट फाइल की है और अपना पक्ष रखा है। एनजीटी ने पूछा कि क्या यूपी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है। यूपी सरकार चाहती है कि सीपीसीबी अपनी रिपोर्ट के साथ टेस्ट रिपोर्ट दे। एनजीटी ने कहा कि यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि नदी का पानी साफ रहे। एनजीटी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि आपने लंबा चौड़ा जवाब दाखिल किया, लेकिन कहीं भी कॉलीफॉर्म का जिक्र नहीं।
यूपीपीसीबी ने दावा किया कि जहां से सीपीसीबी ने गंगा यमुना में सैंपल लिया वहां पानी प्रदूषित था, लेकिन जहां से हमने लिए वहां पे पानी साफ था। यूपीपीसीबी की इस दलील पर एनजीटी नाराज हो गया। हालांकि सीएम योगी ने फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट को बदनाम करने वाला प्रचार बताया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। महाकुंभ पर योगी सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और अब एनजीटी में भी वो घिर गई है। तो जिस तरह से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों को जैसा कहा जा रहा है, उस पर भी मोदी सरकार घिरी हुई है। तमिल मैगजीन ने इसे लेकर एक कार्टून छाप दिया जिस पर सख्त एक्शन हो गया और इस एक्शन से मोदी सरकार ही उल्टा घिर गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी पर कार्टून बनाने को लेकर एक तमिल मैगजीन की वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। वेबसाइट का नाम आनंद विकटन है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आनंद विकटन की वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। वेबसाइट को एक कार्टून के प्रकाशन के बाद ब्लॉक किया गया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को जंजीरों में जकड़े हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे दिखाया गया था, जो साफ तौर से अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को जंजीरों में जकड़े हुए हिंदुस्तान लाने से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भारतीय प्रेस परिषद और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए कहा है कि मंत्रालय ने बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई या औपचारिक आदेश जारी किए पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। केवल एक राजनीतिक शिकायत के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई किया जाना पत्रकारिता की आजादी पर हमला है। चेन्नई में पत्रकारों द्वारा इस मामले पर दबाव डाले जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आदेश के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुरुगन ने बस इतना कहा कि इसे लेकर उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं कि पत्रिका ने पाठकों के लिए साइट तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक डोमेन anandvikatan.com स्थापित किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात रूस यूक्रेन युद्ध की। सऊदी अरब में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत अब आगे बढ़ती दिख रही है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर यूक्रेन में यूरोप की सेना भेजी गई तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। ट्रंप की ये चेतावनी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने यूक्रेन में शांति सेना के तहत 1 लाख सैनिकों की तैनाती की मांग की है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर और दूसरे यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने का प्रस्ताव भी दिया है। दरअसल सऊदी अरब में इस युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस की अहम बैठक हुई जिसमें यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर ज़ेलेंस्की भड़क गए और इस वार्ता के नतीजों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो नाटो और सुरक्षा पर चर्चा के बिना वार्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अमेरिका ने बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया कि शांति बहाल करने की इन कोशिशों में किसी न किसी तरह यूक्रेन और यूरोप को भी शामिल किया जाएगा। और अब इसी के तहत ट्रंप के दूत कीथ केलॉग सऊदी अरब में रूस से बातचीत करने के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं, जहां वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये मुलाकात सार्थक होगी। हालांकि ट्रंप के तेवरों को देखते हुए ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने अब इस युद्ध के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था और इसे रोकने के लिए वो समझौता कर सकता था। और अब खबर ये भी आ रही है कि वो इस महीने के अंत तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने ये जानकारी दी है, जबकि यूक्रेन इस मुलाकात का विरोध कर रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका की इस युद्ध को रोकने की ये कोशिशें कहीं क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का काम न कर दे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।